अगर इस 19 जुलाई और 2 अगस्त को आप आरएसीटी का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हमने वो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं जिसके अंदर हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इंटरनेट, इंट्रानेट और विथ एआई भी कवर किया है। इस एआई के अंदर हम लोग चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी और कैनवा डिजाइनिंग इन सारे टॉपिक्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाकर आपके सामने रख रहे हैं। इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और यही वीडियो आपको 70 से 80% का स्कोर देने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे ए ऑप्शन है हमारा कई डॉक्यूमेंट को जोड़ना। बी हमारा जो ऑप्शन है वो है एक लेटर को अलग अलग व्यक्तियों के नाम के साथ तैयार करना। और जो सी ऑप्शन है वो है पीडीएफ बनाना। और डी है फाइल कंप्रेस करना। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर है वो बी रहेगा, यानी कि एक लेटर को अलग अलग व्यक्तियों के नाम के साथ तैयार करना। समझ में आ गया? ओके, तो सेकंड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि एक्सेल में यदि A1 के यानी कि जो शेल होती है A1, अगर उसके अंदर हमारा जो नंबर है वो 25 है और B1 के अंदर हमारा 40 है, तो जो फॉर्मूला है इफ A ग्रेटर देन B1 यानी कि A1 ग्रेटर देन B1, अगर A1 बड़ा है B1 से तो प्रिंट होगा यस, अदरवाइज क्या प्रिंट होगा नो। ये आपने इफ के क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, एक्सेल जब आपने सीखी होगी आरएसीटी के अंदर, ठीक है। तो ये पहले क्या करेगा, इसको चेक करेगा कि यहाँ A1 बड़ा है B1 से, यानी कि जो A1 की वैल्यू वो कितनी है 25 है और B1 की वैल्यू कितनी है 40, यानी कि जो A1 है वो B1 से क्या है छोटा है। इसलिए यहाँ पर जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर जो यस की जगह जो है ना नेक्स्ट, ये नो प्रिंट होगा। इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, नो रहेगा। ठीक है। तीसरे नंबर पर जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि एक्सेल में इक्वल टू अगर काउंट ओनली जो काउंट है वो A1 से A10 तक है, यानी कि A1 कोलन A10 है, तो फंक्शन क्या काउंट करता है, सभी सेल्स को काउंट करेगा, केवल नंबरिक वैल्यू को काउंट करेगा, या ब्लैंक सेल को करेगा, या सिर्फ टेक्स्ट को करेगा। यानी कि जो हमारा काउंट होता है वो ओनली जो काउंट होता है वो सिर्फ नंबरिकल वैल्यू को काउंट करता है, और जो काउंट ए होता है वो न्यूमेरिकल और कैरेक्टर दोनों को काउंट करता है। ठीक है। और जो काउंट ब्लैंक होता है वो तीनों को काउंट करता है साथ में, यानी कि सॉरी, जो काउंट ब्लैंक होता है वो सिर्फ स्पेस यानी कि जो खाली स्पेस होता है उनको काउंट करता है, जो सेल खाली है जिसके अंदर कोई भी डेटा नहीं लिखा गया है सिर्फ उन सेल को काउंट करता है। ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो है निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है, रैम, रोम, कैश या फिर हार्ड डिस्क। तो इसका जो सबसे सही आंसर है वो क्या रहेगा, कैश मेमोरी। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है यदि किसी ईमेल में लिखा हो कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, तुरंत लिंक पर क्लिक करें तो क्या कहलाता है। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं फिशिंग अटैक। क्या बोलते हैं, फिशिंग अटैक, यानी कि जो इसका सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी, फिशिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विंडो में यदि किसी फाइल का परमानेंट डिलीट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। अब विंडोज के अंदर हम लोग जब किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो हम नॉर्मली डी प्रेस यानी कि डिलीट बटन प्रेस करते हैं, लेकिन जब उसको रिसाइकल बिन में नहीं डालना हो और परमानेंट अगर आपको डिलीट करना है तो उसके लिए हम लोग शिफ्ट प्लस डी का यूज करेंगे, यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, बी रहेगा। ओके, तो आप लोगों को ये 6 क्वेश्चन याद हो गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट 7 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि चैट जीपीटी का सही उपयोग क्या है, मतलब सही यूज क्या है चैट जीपीटी का। क्या चैट जीपीटी स्टोर ओटीपी को स्टोर करता है, नहीं। एआई की सहायता से कंटेंट, कोडिंग, लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, या फिर विंडो को इंस्टॉल करना, या फिर वायरस हटाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा बी, एआई की सहायता से कंटेंट, कोडिंग, लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कैनवा एआई ये मैजिक राइट फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, एआई द्वारा टेक्स्ट जनरेट करने के लिए, फोटो प्रिंट करने के लिए, वायरस हटाने के लिए, या फिर फोल्डर क्रिएट करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा ए, यानी कि ए द्वारा टेक्स्ट जनरेट करने के लिए रहता है। ठीक है। कैनवा डिजाइनिंग का मोस्टली यूज ग्राफिक डिजाइनिंग के पर्पज से किया जाता है। आप उसके अंदर पोस्टर्स, बैनर्स, लोगो क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी प्रेजेंटेशन यानी कि पीपीटी भी उसके अंदर बना सकते हैं। बेसिक वीडियो एडिटिंग भी आप उसके अंदर सिंपली कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी वेबसाइट का एड्रेस HTTPS से शुरू होता है तो इसका मतलब क्या है, कि वेबसाइट स्लो है, वेबसाइट पासवर्ड मांगेगी, या फिर वेबसाइट सिक्योर कनेक्शन का उपयोग कर रही है, या फिर वेबसाइट गवर्नमेंट की है। तो इसका जो सटीक आंसर है यानी कि सही आंसर है वो क्या रहेगा, सी, वेबसाइट सिक्योर कनेक्शन का उपयोग कर रही है।
जब किसी वेबसाइट के आगे HTTPS आता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका मतलब हमारी वेबसाइट क्या होती है, सिक्योर होती है। तो आप इस चीज को भी याद कर लेना साथ में कि HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज नहीं है? स्टोरेज क्या होता है कि जहां पर हम लोग अपने डेटा को रखते हैं, है ना, स्टोरेज होता है। लेकिन क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है कि जहां पर हम हमने किसी एप्लीकेशन के अंदर या वेब स्टोर के अंदर जब हमारा डेटा रखा जाता है तो इस स्टोरेज को हम लोग क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है गूगल ड्राइव, बी है हमारा वन ड्राइव, सी नंबर पे है ड्रॉप बॉक्स और डी पर क्या है, MS पेंट। यानी कि MS पेंट भी नहीं है, ड्रॉप बॉक्स भी नहीं है और वन ड्राइव भी नहीं है ना। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज नहीं है ना, क्लाउड स्टोरेज नहीं है। यानी कि जो हमारा गूगल ड्राइव है वो भी एक क्लाउड स्टोरेज है, वन ड्राइव है वो भी क्लाउड स्टोरेज है, ड्रॉप बॉक्स है वो भी क्या है, क्लाउड स्टोरेज है। लेकिन MS पेंट है जो क्लाउड स्टोरेज नहीं है, क्योंकि हम उसको पेंट करने के लिए, पेंटिंग बनाने के लिए यूज में लेते हैं, है ना, जो बचपन के अंदर हम लोग बनाते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला यानी कि इक्वल टू सम A1 कॉलन A5 का क्या अर्थ है? यानी कि इसका क्या मतलब होता है, ये आपने पढ़ा होगा एक्सेल के अंदर। यानी कि ऐड करने के लिए हम लोग, यानी कि जोड़ने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ए ऑप्शन है सबसे बड़ी संख्या बताता है, बी ऑप्शन है सभी संख्याओं का औसत निकालता है यानी कि एवरेज निकालता है, नहीं। बड़ी संख्या बताता है, नहीं। A1 से A5 तक की सभी संख्याओं का योग करता है, अभी हमने यही बात की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा, डी, सी रहेगा। ठीक है, और केवल टैक्स काउंट करता है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या रहेगा, सी। यानी कि वो A1 से लगाकर A5 सेल के अंदर जितनी भी संख्या लिखी हुई है, जितने भी नंबर्स है, सबका टोटल करेगा, यानी कि एडिशन करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि एक्सेल में A1 की जो वैल्यू है वो 50 है और B1 की जो वैल्यू है वो 20 है, तो फॉर्मूला मैक्स A1 B1, तो परिणाम क्या होगा? तो इसके अंदर जो मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम वैल्यू का निकालने के लिए हम लोग मैक्स का यूज करते हैं, इक्वल टू मैक्स, इसलिए जो A1 है वो प्रिंट हो जाएगा। यानी कि जो A1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 50, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर 50 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट की का यूज किस लिए किया जाता है? यानी कि न्यू पैराग्राफ बनाने के लिए किया जाता है, या फिर आप न्यू पेज बनाने के लिए करते हो, सेव करने के लिए करते हो, या फिर आप प्रिंट करने के लिए करते हो, है ना। तो इसका यूज होता है न्यू पेज बनाने के लिए। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करते हैं तो वहां पर हम लोग न्यू पेज या पेज को ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का सबसे अच्छा उदाहरण है? यानी कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है, 1 2 3, नहीं। क्या सिर्फ इंडिया 1 2 3 लिखे तो अच्छा है, नहीं। यानी कि हमारा आप लोगों ने अगर देखा होगा बेसिक्स के अंदर, हम लोग इंस्टाग्राम यूज लेते हैं, फेसबुक यूज लेते हैं, व्हाट्सएप या कहीं पे भी जहां पर हमें आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, तो हम हमारा जो इंपोर्टेंट यानी कि जो हमारा पासवर्ड होता है वो हम स्ट्रॉन्ग रखते हैं, है ना। इसलिए आपका वहां पर करेक्टर होना भी चाहिए, कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्पेशल सिंबल भी होना चाहिए और नंबर वैल्यू भी होनी चाहिए। इसलिए जो इसका जो सही आंसर है वो सी जो है आपको सही लग रहा होगा। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? अब वेब ब्राउजर का इस्तेमाल हम लोग वेबसाइट्स यानी कि सर्च इंजन के अंदर कुछ भी इंटरनेट को चलाने के लिए वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनका यूज हम इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं, हम उनको वेब ब्राउजर बोलते हैं। तो मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज ये भी एक वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउजर है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो वेब ब्राउजर नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कि डी। ओके, क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज हम लोग कैलकुलेशन के लिए करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी वेबसाइट का एड्रेस https कॉलन स्लैश स्लैश से शुरू होता है तो एस का अर्थ क्या होता है? तो अभी मैंने ऊपर आपको क्या बताया था, https का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी कि एस का अर्थ क्या होगा, सिक्योर, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, बी, सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 17, गूगल जेमिनी का मुख्य उपयोग क्या है? एआई आधारित कंटेंट कोडिंग और इंफॉर्मेशन में सहायता करना, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, एंटीवायरस इंस्टॉल करना या फिर प्रिंटर चलाना। तो ये बी, सी और डी तो आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि एआई है तो ये क्या करेगा, एआई आधारित जो कंटेंट है वो हमें लाके दे देता है, कोड लाके दे देता है, हमारे किसी भी जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी के बारे में वो हमें लाके दे देता है। हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है,
ओके, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्न में से कौन सी राजस्थान गवर्नमेंट की डिजिटल सेवा है? तो डिजी लॉकर, ई मित्रा, कैनवा और चैट जीपीटी, है ना? तो ये जो भी है राजस्थान गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वो है ई मित्र की। ठीक है, तो ई मित्र की जो सुविधा होती है, इसलिए जो हमारा सही आंसर है वो क्या रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ओके, अब चलते हैं अपन वापस क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यदि किसी अननोन ईमेल में डॉट एक्सटेंशन फाइल अटैचमेंट हो तो आपको क्या करना चाहिए? तुरंत ओपन करनी चाहिए, या फिर डाउनलोड करके उसको रन करे, या फिर अटैचमेंट को ओपन न करे, डिलीट रिपोर्ट करे, या फिर सभी कंटेंट्स को फॉरवर्ड करे? आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि सभी कॉन्टैक्ट्स को फॉरवर्ड कर देंगे, है ना? या आप डाउनलोड भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो फाइल है उसके पीछे अननोन एक्सटेंशन है, यानी कि अननोन ईमेल आ रखी है, तो हो सकता है कि वो आपके लिए फ्रॉड हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, उसको ओपन नहीं करेंगे, उसको डिलीट कर देंगे या फिर उसके ऊपर रिपोर्ट कर देंगे। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा? सी रहेगा। बेसिक क्वेश्चंस है और यही हमेशा हर आरसीटी क्वेश्चन के अंदर, और जो आने वाला है अपना कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम, उसके अंदर भी इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो हमारा रहेगा कि एआई टूल यानी कि चैट जीपीटी और जेमिनी का उपयोग करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? बिना जांचे उत्तर स्वीकार करना। देखो, वो एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसका मतलब ये है कि वो एकदम सटीक आंसर तो नहीं दे सकता, क्योंकि वो किसी ना किसी ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है, वो कोडिंग के द्वारा बनाई गई है ना? तो हमेशा जब भी आप किसी भी एआई से आंसर ले रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो पहले आप उसको वेरीफाई करें, है ना? तो इसका मतलब क्या होगा कि बिना जांचे उत्तर स्वीकार करना नहीं। बी, पासवर्ड साझा कर दो आप उसके साथ में, वो भी नहीं करना चाहिए। सी बोल रहा है कि एआई द्वारा दी जानकारी को वेरीफाई करना। तो अभी हमने इसके बारे में बात की थी, तो हम क्या करेंगे, जो भी एआई होती है, जो भी एआई टूल है, चाहे वो चैट जीपीटी है, कैनवा है या फिर गूगल जेमिनी है, जो भी हम लोगों को वो आंसर देती है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, और ना हमें उसको कोई भी ओटीपी देनी है, ना पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार का आईडी और पासवर्ड भी हमें किसी भी एआई टूल को नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा, यानी कि ए द्वारा दी गई जानकारी को वेरीफाई करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला यानी कि इफ अगर 50 इक्वल टू ग्रेटर देन 33, यानी कि अगर 50 बड़ा है या बराबर है 33 के, तो पास होना चाहिए, या फिर रिजल्ट क्या आना चाहिए? फेल। तो परिणाम क्या होगा? तो 50 क्या है? बड़ा है, तो इसलिए रिजल्ट क्या आएगा? पास आएगा। क्या आएगा? पास आएगा, यानी कि यहाँ पर कंडीशन हमारी क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है। तो जब कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो कंडीशन के बाद में जो भी कोमा के बाद में, यानी कि डबल इन्वर्टेड कोमा में अगर लिखा है, तो करेक्टर वैल्यू ऐसे प्रिंट हो जाएगी, और डबल इन्वर्टेड कोमा नहीं है, कुछ कैलकुलेशन है, तो वो कैलकुलेशन आपके सामने होकर सामने आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर। यदि A1 की वैल्यू 20 है, A2 की वैल्यू 40 है और A3 की वैल्यू 60 है, तो फॉर्मूला एवरेज, यानी कि एवरेज क्या लगता है? फॉर्मूला, यानी कि हम लोग औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एवरेज का फॉर्मूला निकालेंगे। यानी कि अगर अपन इसको क्या करते हैं, नॉर्मली अगर मैथमेटिक के अंदर एवरेज निकालना, तो क्या करेंगे? 20 प्लस 40 प्लस 60, मतलब कितना हो गया? 60 और 60, यानी कि 120। 120 में अगर हम 3 का डिवाइड करते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है हमारा? 40 आता है। कितना आता है? 40। इसलिए इसका सही आंसर है वो क्या रहेगा? 40 रहेगा। ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर और फुटर का मुख्य उपयोग क्या है? हेडर और फुटर हम पेज के ऊपर और ऊपर की तरफ जो सीमाएं बनाई जाती हैं, जो डिजाइन बनाई जाती है, जो हर पेज के ऊपर फिक्स रहे, उसको हम लोग हेडर बोलते हैं। और पेज के बॉटम साइड में नीचे की तरफ जो बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फुटर, जो हर पेज पर फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि एमएस वर्ड में हेडर और फुटर का मुख्य उपयोग क्या है? इमेज को एडिट करने के लिए? नहीं। प्रत्येक पेज पर समान जानकारी, पेज नंबर, डेट या दिखाने के लिए, या फिर फॉन्ट बदलने के लिए, या टेबल बनाने के लिए। तो अभी मैंने क्या बताया, इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा? बी रहेगा, क्योंकि हेडर और फुटर का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली हर पेज पर सेम वैल्यू रखने के लिए करते हैं, ताकि बार बार हमें डिजाइन चेंज नहीं करनी पड़े और डिजाइन हमारी खराब भी ना हो। ठीक है, हर पेज पर जो सेम डिजाइन चाहिए, क्योंकि आपने कई बार बुकलेट्स में, बिल वगैरह में, प्रिंटिंग के अंदर देखा होगा कि काफी सारे पेजेस होते हैं, नोटबुक देखी होगी, हर पेज के ऊपर डिजाइन जो फुटर होता है, हेडर होता है, वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है? क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण क्या है? गूगल ड्राइव, बिल्कुल क्लाउड। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था कि इसमें से कौन सा था, तो है ना, तो आपको क्लाउड स्टोरेज के बारे में पढ़ा था, तो वही क्लाउड कंप्यूटिंग होता है।
क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग बेसिकली किसी सिस्टम का यूज कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप कर रहे हैं, डेस्कटॉप कर रहे हैं, तो ये हमारा नॉर्मली कंप्यूटिंग हो गया, हम लोग कंप्यूटर सिस्टम का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहीं पे भी ऑनलाइन किसी वेबसाइट के थ्रू, किसी होस्टिंजर के थ्रू, किसी होस्टिंग के थ्रू जब आप अपना डेटा स्टोर कहीं ना कहीं ऑनलाइन सेव रखते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो वो आपके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा, ए, गूगल ड्राइव। क्योंकि गूगल ड्राइव के अंदर हम लोग डिजिटली अपना जो स्टोरेज है वो रखते हैं, और हम कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने मेल आईडी के थ्रू या अपने आईडी पासवर्ड के थ्रू। ठीक है, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। यदि आपको किसी अननोन वेबसाइट से फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का विकल्प मिले, तो सबसे सुरक्षित तरीका क्या होगा? तुरंत डाउनलोड कर ले? ए, नहीं। केवल ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें, व्हाट्सएप लिंक से डाउनलोड करें, या ब्राउजर बंद कर दे? तो इसका बेस्ट आंसर रहता है बी। आपको हमेशा कभी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करना होता है, क्योंकि उससे वेबसाइट्स रहता है, हैक होने का खतरा रहता है, वायरस आने का खतरा रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए हमेशा जो भी वेबसाइट हो, या जो भी सॉफ्टवेयर हो, या जो भी एप्लीकेशन हो, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, ऑफिशियल लिंक होता है, वहीं से हमेशा डाउनलोड करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा? बी रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। यूपीआई पेमेंट सिस्टम किस संस्था द्वारा संचालित किया जाता है? तो बिल्कुल आरबीआई जो है वो पैसा बनाती है, सीबीआई वो है जो है ना, सेबी है तो वो अलग बनाती है, यूडीआई अलग बनाती है, इसलिए जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा एनपीसीआई। ठीक है, नेशनल पेमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा एआई टूल प्रेजेंटेशन बनाने में सहायता कर सकता है? निम्न में से कौन सा एआई टूल प्रेजेंटेशन बनाने में सहायता कर सकता है? प्रेजेंटेशन की बात है तो हमारे माइंड में सीधा आंसर आता है पावर पॉइंट, है ना। लेकिन ये एआई टूल की बात कर रहा है, तो पावर पॉइंट एक एआई टूल नहीं है, मैनुअली वर्क करता है, माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है। इसलिए कैनवा डिजाइनिंग जो है, मैंने अभी आपसे बात की थी कि कैनवा डिजाइनिंग ऐसा पार्ट है, कैनवा एआई एक ऐसा पार्ट है जहां पर हम लोग पोस्टर्स, बैनर, लोगो, वीडियो एडिटिंग, नॉर्मली जो बेसिक्स होती है, या प्रेजेंटेशन पीपीटी वगैरह इजीली उसके अंदर बना सकते हैं। क्योंकि हम पेंट के अंदर ये काम नहीं कर सकते, कैलकुलेटर के अंदर भी हम लोग प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते, और ना ही हम नोटपैड के अंदर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा? कैनवा एआई। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यदि किसी ईमेल में लिखा हो कि आप लॉटरी जीत गए, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आरईसीटी का जो कॉन्सेप्ट रहता है बेसिकली क्वेश्चंस का, वो ये रहता है कि ह्यूमन के रियल लाइफ के अंदर कितना यूज आ रहा है ना। वो दूसरे कंपटीशन एग्जाम की तरफ कहीं से भी उठा के नहीं देता, वो ये पता करता है कि ये जो स्टूडेंट है वो अगर एग्जाम दे रहा है तो वो उस चीज के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो वापस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि किसी ईमेल में लिखा हो कि आप लॉटरी जीत गए, तो आपको क्या करना चाहिए? तुरंत लिंक खोल दे, बी अपनी बैंक डिटेल भेज दे, या फिर सी ईमेल इग्नोर या डिलीट करे क्योंकि यह स्कैम हो सकता है? तो बिल्कुल इसका जो आंसर है वो सी रहेगा, कि ईमेल को हमें इग्नोर करना है और ना ही हमें इसको ओटीपी भेजनी है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा? सी, ईमेल इग्नोर करे या डिलीट कर दे क्योंकि ये स्कैम हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर रहेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में F5 की का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में F5 का यूज हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए, स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ना तो ये फाइल सेव करता है, यानी कि स्लाइड शो को शुरू करने के लिए इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा? बी रहेगा। और नई स्लाइड फाइल को सेव करने के लिए हम लोग कंट्रोल एस का यूज करते हैं। ठीक है, और नई स्लाइड जोड़ने के लिए हम कंट्रोल एन का यूज कर सकते हैं, और प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो क्या रहेगा? बी, स्लाइड शो को शुरू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से एआई का सबसे जिम्मेदार यानी रिस्पॉन्सिबल उपयोग कौन सा है? बिना जांचे असाइनमेंट जमा कर देना, एआई द्वारा दी गई जानकारी को वेरीफाई करके उपयोग करना, या फिर पासवर्ड एआई में सेव करना, या फिर ओटीपी बताना। देखिए, घूम फिरा के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा 2-3 बार पूछ ले जाते हैं, है ना। ये कोई 100% श्योर नहीं है कि ये क्वेश्चन हमेशा छपता है, बट मैंने आपको बताया है कि ये जो 50 क्वेश्चन है वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले पेपर्स के अंदर आए हैं। आने के इसके अंदर काफी सारे चांसेस है, क्योंकि इस बार एआई टूल से और इंटरनेट से हमेशा क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा कि निम्न में से एआई का सबसे जिम्मेदार यानी कि उपयोग कौन सा होता है? तो सबसे ज्यादा उपयोग कौन सा होता है? बिना जांचे असाइनमेंट को जमा कर देना? नहीं, जो भी एआई जानकारी दे रहा है उसको वेरीफाई करके उसका यूज देना होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा? बी रहेगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31वें की तरफ यानी कि 31 की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ही लेटर को 50 अलग-अलग लोगों के नाम व एड्रेस के साथ प्रिंट करने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? तो हमने मेल मर्ज पढ़ी होगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा? मेल मर्ज। क्योंकि फाइंड और रिप्लेस का यूज लोग वैल्यू को ढूंढने और चेंज करने के लिए करते हैं। वर्ड आर्ट का यूज हम लोग फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए करते हैं। स्मार्ट आर्ट का यूज हम लोग अलग अलग आइकन्स यानी कि शेप्स वगैरह बनाने के लिए करते हैं ना, अलग अलग चीजों को स्मार्ट आर्ट के लिए बनाते हैं, जैसे रिंग वगैरह होते हैं, स्क्वायर वगैरह होते हैं, वो उसके लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा? मेल मर्ज रहेगा। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज जो ऑप्शन होता है वहां पर हम एक साथ में कई सारा डेटा बनाकर मेल बनाकर अलग अलग लोगों को एक साथ में भेज सकते हैं या फिर उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इक्वल टू मिनिमम 25, 18, 40 या फिर 15 का परिणाम क्या होगा? तो सबसे कम वैल्यू इसमें से आपको कौन सी लग रही है? 18। तो यहाँ पर सॉरी 15। तो सबसे कम वैल्यू कौन सी? 15। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 15 यानी कि बी। ठीक है, क्योंकि मिन इक्वल टू मिन, MIN, मिन का यूज हम लोग मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू को ढूंढने के लिए करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33। एक्सेल में इक्वल टू टुडे फंक्शन क्या रिटर्न करता है? अगर अपन कहीं पे भी एक्सेल के अंदर अगर ये लिखते हैं फॉर्मूले बार के अंदर या फॉर्मूले के अंदर या उस सेल के अंदर इक्वल टू टुडे, है ना, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, तो वहां पर हमेशा आपको आज की डेट मिलेगी यानी कि करंट डेट आपको है जो यहाँ पर मिल जाएगी। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? बी। ठीक है, क्योंकि करंट टाइम चाहिए के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टाइम या फिर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी शॉर्टकट की का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी फंक्शन जो होता है या जो शॉर्टकट की होती है वो हम टाइम के लिए करते हैं। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी हम लोग किसके लिए करते हैं? डेट के लिए करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? करंट डेट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। यदि किसी वेबसाइट का एड्रेस http:// से शुरू होता है और दूसरी वेबसाइट https से हो, अधिक सुरक्षा कौन सी होगी? मोस्टली मैंने अभी आपको बताया है कि दोनों वेबसाइट समान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ HTTP है और ये HTTPS है, यानी कि वेबसाइट सिक्योर है यानी कि सुरक्षित है। इसलिए हम लोग इसका जो सही आंसर है वो क्या करेंगे? HTTP नहीं, HTTPS बिल्कुल, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? HTTPS, क्योंकि दोनों इक्वल भी नहीं है ना, और दोनों में से कोई ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमेशा आपने कभी भी गूगल के ऊपर सर्च करोगे या किसी भी सर्च इंजन के ऊपर जब आप कोई भी वेबसाइट के ऊपर विजिट करोगे तो उसका जो लिंक होता है, उसका जो डोमेन होता है, उससे पहले आपको हमेशा HTTPS ही मिलेगा। ठीक है, जो सुरक्षित वेबसाइट होती है, सिक्योर होती है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से यूआरएल का सही उदाहरण कौन सा है? आपने अगर देखा होगा अलग अलग यूआरएल आपने देखा होगा, तो यूआरएल कौन सी होती है? जैसे www.google.com, तो ये एकदम एग्जैक्ट यूआरएल है, क्योंकि www हर वेबसाइट के आगे लगाया जाता है, सबसे पहले लगाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका मतलब, गूगल मतलब एक डोमेन का अपनी वेबसाइट का नाम है, और .com एक डोमेन होता है ना। तो डोमेन अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे .com, .in, .org, .gov, अलग अलग टाइप के डोमेन होता है। यानी कि जो सही है वो क्या रहेगा? आंसर इसका ये रहेगा, क्योंकि गूगल क्रोम एक क्या है ना, वेब ब्राउजर है। विंडो 11 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भैया? डिजी लॉकर का मैं आप लोगों को बता दूं कि गवर्नमेंट ने जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स हो, एजुकेशन हो, लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, उसको ऑनलाइन स्टोर करने के लिए, एक जगह रखने के लिए डिजी लॉकर का निर्माण कर दिया गया था। ठीक है, तो हम इसका जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो इसका आंसर नहीं होगा। बी आंसर है डिजिटल डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखना व शेयर करना, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? बी। ना तो हम इसके अंदर फोटो एडिटिंग करते हैं और ना इसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा? बी रहेगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। यदि चैट जीपीटी आपको किसी प्रश्न का उत्तर देता है तो सबसे सही तरीका क्या होगा? है ना, बिना पढ़े कॉपी कर दे, पहले वेरीफाई करे फिर उपयोग करे। देखो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी कि आपको ये समझा जा रहा है कि आप जब एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरा का पूरा एआई के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। तो इसको भी आंसर पहले की तरह क्या होगा? पहले वेरीफाई करे और फिर उसका यूज करे। ना तो अपन को तुरंत एग्जाम में लिखना है उसको और ना उसका सही मान लेना उस चीज को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले वेरीफाई करे फिर उपयोग करे। आंसर बी इज राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर रिपेयर करना? नहीं, एआई से बेहतर उत्तर प्राप्त करने के लिए सही प्रॉम्प्ट लिखना। देखिए,
जब हम कोई भी एआई का यूज करते हैं तो उसको अगर उससे हम लोगों को सही आंसर चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, सही इमेज बनानी हो, सही वीडियो बनाना हो या सही कंटेंट बनाना हो, तो हमें एक तरह का अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है। और अच्छा प्रॉम्प्ट एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर का ही वर्क होता है। ठीक है, उसके लिए हमें अच्छे से सीखना पड़ता है, अलग अलग नॉलेज लेना पड़ता है और लिखने का तरीका भी जानना पड़ता है। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि वो एआई से सही आंसर लेने के लिए उसका यूज करता है। ठीक है, ना तो वो विंडो इंस्टॉल करता है, ना ही वो वायरस हटाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, है ना? ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। निम्न में से कौन सा उदाहरण फिशिंग का है? फिशिंग का मतलब क्या होता है? फिशिंग का मतलब होता है कि कुछ हैकर्स होते हैं, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो क्या करते हैं कि अलग अलग फिशिंग पेज बनाते हैं, फिर उसका लिंक लोगों के साथ में शेयर करते हैं। जैसे आपकी लॉटरी लग गई है, या आपने इतने रुपए जीत लिए हैं, या आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। उनका बैंक अकाउंट या उनकी जो सामान्य जानकारी होती है, पर्सनल जानकारी जो उनकी होती है, वो लोग फिशिंग पेज द्वारा या फिशिंग अटैक करके वो लोग ले लेते हैं। इसलिए क्या क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा जो उदाहरण है वो फिशिंग का है? तो ये क्या है? बैंक बनकर फेक लिंक भेजना और पासवर्ड मंगाना, या प्रिंटर खराब होना, माउस काम ना करना, इंटरनेट स्लो होना, ये इसमें से कुछ भी नहीं होता है। यानी कि जो इसका सही आंसर है वो क्या है? ए रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। यदि किसी वेबसाइट पर लॉक सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या होता है? वेबसाइट पर अगर आपको लॉक का सिस्टम दिखता है तो इसका मतलब क्या होता है? वेबसाइट बंद है? नहीं, वेबसाइट सुरक्षित कनेक्शन एसएसएल और एचटीटीपीएस का उपयोग कर रही है। वेरी गुड। यानी कि इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा कि वो हमेशा जो लॉग सिस्टम अगर आपको किसी वेबसाइट से पहले दिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो एक सुरक्षित वेबसाइट कनेक्शन का यूज कर रही है, जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती है। ठीक है, और ना ही वो वेबसाइट गवर्नमेंट की है, इसका ये मतलब नहीं होता है, और ना ही वो वेबसाइट फ्री है, इसका मतलब ये भी नहीं होता है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा? बी रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि ए का मान 40 है तथा B1 का मान 60 है, तो फॉर्मूला सम A1 B1 इक्वल टू 2। तो अब इसका मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर A1 के अंदर 40 है और B1 के अंदर 60 है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? सम फंक्शन का यूज हम लोग एडिशन के लिए करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, और अगर आप लोगों ने एक्सेल पढ़ी है तो सम का यूज होता है जोड़ने के लिए। किसके लिए? जोड़ने के लिए। तो अब ये क्या कर रहा है? A1 B1, यानी कि पहले तो A1 और B1 को ऐड कर देगा, है ना? अब A1 और B1 को ऐड करेंगे तो 40 प्लस 60 कितना हो गया? 100। और उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या होगा? 50। यानी कि इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा? 50 रहेगा। ठीक है, यानी कि आंसर, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो 50, वो आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम लोग हमेशा कंट्रोल पी का यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी का यूज नहीं करते हैं, ना हम ऑल्ट पी का करते हैं, ना हम कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं। यानी कि जो इसका सही आंसर है वो क्या रहेगा? कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। यदि आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आए और वह ओटीपी पूछे तो आपको क्या करना चाहिए? ओटीपी बता देनी चाहिए, बी अपना ओटीपी बताना, सी ओटीपी बिल्कुल शेयर नहीं करना, या फिर डी व्हाट्सएप पर भेज देना। यानी कि इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा? ओटीपी बिल्कुल भी नहीं बतानी है। चाहे वो बैंक अधिकारी हो या कोई भी हो, आप कभी भी अपनी जो ओटीपी है किसी भी स्टूडेंट के साथ, किसी लोगों के साथ, दोस्तों के साथ या अधिकारियों के साथ शेयर नहीं करनी है, क्योंकि आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? अब सर्च इंजन क्या होता है? जो वैल्यू को, यानी कि इंटरनेट से डेटा को हमारे सामने लेके आता है, इंडेक्स के रूप में लेके आता है ना? डेटाबेस से डेटा उठाकर हमारे सामने लेके आता है ना? अलग अलग फॉर्म में डेटा हमें देता है, उसको बोलते हैं सर्च इंजन। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है ना? याहू है, डक डक गो है, ये सब क्या होता है? सर्च इंजन होते हैं। जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? डॉक्यूमेंट बनाने के लिए काम आता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काम आता है, कैनवा डिजाइनिंग करने के लिए काम लेते हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा? गूगल। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी का मुख्य रूप से किस श्रेणी के सॉफ्टवेयर है? अभी गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी कौन से सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? एंड्रॉइड, आईओएस, मैक, विंडोज, है ना? ये सब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। एआई बी, एआई आधारित जनरेटिव टूल्स। क्या ये एआई आधारित जनरेटिव टूल्स है? बिल्कुल है। यानी कि जो गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी है वो क्या है? एआई आधारित जनरेटिव टूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, चैटबॉट की तरह काम करते हैं। ना तो वो एंटीवायरस है और ना ही वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। यानी कि इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा? बी।
ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। एआई कैनवा एआई का मैजिक डिजाइन फीचर इसके लिए यूज लिया जाता है। जो मैजिक डिजाइन का फीचर रहता है कैनवा के अंदर, अगर आप लोगों ने यूज लिया हो, आरईसीटी के अंदर पढ़ा हो, तो उसका यूज जो हम लोग किस लिए करते हैं, तो पढ़ते हैं ऑप्शन ए। एक का मतलब है ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेशन, पोस्टर एवं सोशल मीडिया डिजाइन बनाने के लिए, या फिर बी है विंडो इंस्टॉल करने के लिए, सी है वायरस हटाने के लिए, या डी है फोल्डर क्रिएट करने के लिए। तो ना तो हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, ना वो वायरस हटाता है, ना ही वो विंडो इंस्टॉल करता है। इसलिए इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो क्या रहेगा, ए, ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेशन, पोस्टर एंड मीडिया डिजाइन के लिए यूज लिया जाता है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि कौन सी जो लाइन है वो सही है। यही हमेशा 100% सही उत्तर देता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बी, यही द्वारा दिए गए उत्तर को वेरीफाई करना चाहिए, हाँ, करना तो सही है, लेकिन सी भी पढ़ लेते हैं एक बार। सी, यही को बैंक पासवर्ड बताया जा सकता है, बिल्कुल नहीं बताया जा सकता। बी, ओटीपी एआई से शेयर करना सुरक्षित है, नहीं, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा, बी। एआई को जब भी हम कोई भी उत्तर देता है, हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले वेरीफाई करेंगे कि उसने ये इसका जो आंसर है वो एकदम सटीक दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। यदि किसी वेबसाइट का यूआरएल https://www.rkcl.in है, इससे शुरू होता है, तो https का मुख्य लाभ क्या है, वेबसाइट फास्ट चलती है, या वेबसाइट इनक्रिप्टेड है, या फिर इंटरनेट फ्री हो जाता है, या फिर वायरस नहीं आते। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा, डेटा इनक्रिप्टेड रहता है, मतलब उस डेटा को कोई भी दूसरा नहीं देख सकता है, जबकि उसका ओनर भी नहीं देख सकता है ना। इनक्रिप्टेड टू इनक्रिप्टेड, आपने अगर व्हाट्सएप वगैरह यूज किया जाता है तो आपने लिखा होगा, व्हाट्सएप के अंदर लिखा होता है कि इनक्रिप्टेड टू इनक्रिप्टेड, है ना। तो इनक्रिप्टेड का मतलब होता है कि अलग अलग फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया जाता है उस आईडी, पासवर्ड या किसी भी डेटा को, ताकि इजीली कोई भी हैकर या स्कैमर उसको रीड नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा, डेटा इनक्रिप्टेड रहता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा एआई टूल मुख्य रूप से इमेज एंड ग्राफिक डिजाइनिंग बनाने के लिए यूज आता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कैनवा एआई, है ना, क्योंकि वीएलसी प्लेयर वीडियो चलाने के लिए काम आता है, पेंटिंग के लिए काम आता है, नोटपैड डेटा टाइप करने के लिए काम आता है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो क्या रहेगा, कैनवा एआई। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है, आईआरसीटी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति क्या है। केवल शॉर्टकट कीज याद करनी, बिल्कुल भी नहीं। ये क्वेश्चन मैंने खुद ही बेसिकली लगाया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की चीज समझ में आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे आरसीटी के अंदर नहीं पूछता, लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, चाहे एग्जाम में आए चाहे नहीं आए। केवल स्टूडेंट शॉर्टकट की याद कर लेते हैं, या फिर केवल यही पढ़ के चले जाओ। नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल शॉर्टकट की याद करके चले जाओ तो सारे पेपर क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको फंडामेंटल भी क्लियर होना चाहिए, शॉर्टकट की भी आनी चाहिए, आपको टॉपिक्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी, केवल यही पढ़ के जाओ, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। ऑप्शन सी, कंप्यूटर फंडामेंटल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल सर्विस, या फिर सभी एआई का अभ्यास करना चाहिए। तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर है वो सी रहेगा, कि आपको हमेशा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आना चाहिए, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जिसके अंदर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस वगैरह इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। इंटरनेट का आपको पढ़ के जाना है चैप्टर, साइबर सिक्योरिटी का आपको चैप्टर पढ़ के जाना है, और एआई आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, और ना ही अपन को डिपेंड रहना है कि जो पिछले 5 साल के जो पेपर होते हैं, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं मैंने देखे हैं कि पिछले 5 साल के पेपर के जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ के चले जाते हैं कि हम पास हो जाएंगे, और उनका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा फेल आ जाता है। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आरईसीटी का जो एग्जाम है वो भी टफ, बहुत ज्यादा अच्छा बना दिया गया है। ठीक है, इसको इसलिए हम इजीली क्लियर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ के जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ के जाना है, इंटरनेट के बारे में पढ़ के जाना है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ के जाना है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एआई तो इंपॉर्टेंट हो गया, इस बार नया टॉपिक है, तो पहली बार आरईसीटी के अंदर क्वेश्चंस आएंगे एआई के बारे में, तो आपको इसको भी इसके बारे में पढ़ के जाना है। ठीक है, और एआई की फुल फॉर्म क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अगर ऐसे ही 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ आपको चाहिए तो सिर्फ